आज की कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहां लोग रहने से ज्यादा वहां से जिंदा निकलने की दुआ करते हैं। शाम ढल रही थी। आसमान पर सूरज की आखिरी रोशनी धुंधली सी रह गई थी और हवा में ठंडी नमी थी। शहर के बाहर पुराने पेड़ों और आधी टूटी कंपाउंड वॉल के पीछे एक कॉलेज खड़ा था। आरके कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूर से देखने पर बिल्डिंग उतनी बुरी नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही कोई उसके थोड़ा करीब जाता, उसकी दीवारों की पुरानी पेंट, नमी के दाग और खिड़कियों के काले शीशे एक अजीब सा एहसास देते थे, जैसे ये जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बनी हो, जैसे इसने बहुत कुछ देखा हो। स्टूडेंट्स उसे ऑफिशियली कॉलेज के नाम से बुलाते थे, लेकिन हॉस्टल के बारे में एक अलग ही लहजा इस्तेमाल करते थे। धीमी आवाज में, मजाक और डर के बीच, आरके कॉलेज हॉस्टल। और पता नहीं क्यों पहली ही नजर में मुझे यह नाम अच्छा नहीं लगा। मैं पहली बार घर से इतनी दूर आया था। हाथ में फाइल थी, एडमिशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स, फीस रसीद, सब मेरे बैग में थे। एडमिशन काउंटर के आसपास बहुत भीड़ थी। कोई फॉर्म भर रहा था, कोई अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहा था, कोई नए दोस्त बना रहा था। सब लोग बिजी थे, नॉर्मल थे, एक्साइटेड भी, लेकिन मैं नहीं। मैं भीड़ के बीच होते हुए भी अजीब तरह से अलग महसूस कर रहा था। मेरे अंदर एक्साइटमेंट कम, एक बेचैनी ज्यादा थी। पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि पहली बार घर छोड़ रहा था, शायद इसलिए क्योंकि मुझे हॉस्टल का आइडिया ही पसंद नहीं था, या फिर शायद इसलिए क्योंकि उस दिन शुरू से ही मुझे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी ठीक नहीं है। एडमिशन काउंटर के ऊपर लगे पुराने पंखे धीरे धीरे घूम रहे थे। रूम में फाइल्स, पेपर और पुरानी लकड़ी की स्मेल थी। स्टाफ की आवाजों के बीच भी मुझे बार बार बाहर की तरफ देखने का मन कर रहा था, जैसे कोई चीज मेरा ध्यान खींच रही हो। मेरे माँ बाप मेरे साथ थे। माँ बार बार एक ही बातें रिपीट कर रही थी। खाने का ध्यान रखना, दवाई वक्त पर लेना, फोन करते रहना, ज्यादा रात तक जागना मत। उनकी आवाज में हमेशा वाली फिक्र थी, लेकिन उस दिन थोड़ी और ज्यादा थी। पापा ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, बस कभी मुझे देख, कभी बिल्डिंग को। उनका चेहरा नॉर्मल था, लेकिन आंखों में वह खामोशी थी जो सिर्फ बाप के चेहरे पर होती है जब वह अपने बच्चे को पहली बार अपने बिना छोड़ रहा हो। उन दोनों के साथ खड़े होते हुए मुझे एक अजीब सा प्रोटेक्शन महसूस हो रहा था, जैसे जब तक वे मेरे साथ हैं कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद मैं इसी एहसास को याद करूंगा। फॉर्मेलिटीज खत्म हुई, फीस जमा हुई, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए और फिर स्टाफ ने मुझे हॉस्टल अलॉटमेंट स्लिप दी। रूम नंबर 307। मैंने स्लिप पर लिखा, नंबर दोबारा देखा। बस एक नंबर ही तो था, लेकिन उस वक्त भी पता नहीं क्यों उसे देखकर अंदर हल्का सा संकेत मिला। ऐसा झटका नहीं कि मैं डर जाऊं, बस एक छोटा सा एहसास कि मुझे यह रूम पसंद नहीं आया। स्टाफ ने कैजुअली कहा, 3rd फ्लोर, बस इतना ही। लेकिन मेरे पीछे लाइन में खड़े एक लड़के ने वह नंबर सुना और 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा, सिर्फ 1 सेकंड। फिर उसने नजर हटा ली। छोटी सी बात थी, लेकिन वही छोटी छोटी चीजें ही बाद में याद आती हैं। हम हॉस्टल की तरफ चल पड़े, मैं, मां और पापा। मेरे हाथ में बैग था और अलॉटमेंट स्लिप अभी भी मेरी उंगलियों में थी। जैसे ही हम एकेडमिक ब्लॉक से निकलकर हॉस्टल साइड की तरफ गए, वहां भीड़ कम होती गई। हॉस्टल का रास्ता थोड़ा सुनसान था। एक साइड पुराने पेड़ थे, दूसरी साइड टूटी हुई बाउंड्री। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा सूखापन था। तभी रास्ते में कुछ हॉस्टल बॉयज की धीमी आवाजें मेरे कानों में पड़ी। सुना है, ऊपर वाले फ्लोर पर फिर से कुछ हुआ। भाई, वो 3rd फ्लोर वाले रूम ठीक नहीं है? रात को उधर कौन जाता है? उन्होंने सीधा मुझे नहीं देखा, लेकिन मुझे महसूस हुआ
जैसे उनकी बात का कुछ हिस्सा मेरे लिए था। मैं रुककर उनकी बात सुन सकता था, पूछ भी सकता था, लेकिन मैंने नहीं पूछा। मैंने बस अपनी नजर झुकाई और आगे बढ़ गया। मैंने खुद को समझाया, सीनियर्स होंगे, नए बच्चों को डरा रहे होंगे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो बातें जम गईं। हॉस्टल बिल्डिंग सामने थी, पुरानी, ऊंची, सीधी खड़ी हुई, अजीब तरह से खामोश। दिन अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, फिर भी हॉस्टल की बिल्डिंग पर पड़ती धुंधली रोशनी उसे और बेजान बना रही थी। कुछ खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, कुछ बंद थे और कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे अंदर कोई खड़ा हो और सिर्फ देख रहा हो। थर्ड फ्लोर की तरफ देखने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर में एक पुराना नोटिस बोर्ड था जिसमें आधे नोटिस फटे हुए लटक रहे थे। दीवार पर नमी के बड़े बड़े दाग थे और अंदर घुसते ही जो स्मेल आई वो पुरानी लकड़ी, सीलन और बंद कमरों की मिली जुली स्मेल थी। वो जगह नई शुरुआत से ज्यादा पुराने राज जैसी लग रही थी। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर फ्लोर पर आवाजों का टेक्सचर बदल रहा था। नीचे थोड़ी नॉर्मल स्टूडेंट्स वाली हलचल थी। फर्स्ट फ्लोर पर कम, सेकंड फ्लोर पर और कम, और थर्ड फ्लोर पर पहुंचते ही एक अजीब खामोशी, जैसे हॉस्टल का यह हिस्सा बाकी बिल्डिंग से अलग हो, जैसे हवा भी यहां धीरे चलती हो। कॉरिडोर लंबा था, ट्यूबलाइट्स लगी हुई थीं, लेकिन उनकी रोशनी भी पूरी नहीं थी। कुछ कॉर्नर्स अंधेरे में डूबे हुए थे। दीवार पर पुराने पेंट के टुकड़े उखड़े हुए थे, कहीं कहीं सीपेज था। रूम नंबर दीवार पर पेंट हुए थे, 301, 303, 305 और फिर 307, मेरा रूम। उस वक्त मेरी हार्टबीट थोड़ी तेज हुई। कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक नेचुरल रिएक्शन, या शायद मैं उसे नेचुरल समझना चाहता था। रूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। पापा ने हाथ से धक्का देकर दरवाजा और खोला। दरवाजे ने खुलने पर एक हल्की सी घिसी हुई आवाज निकाली। अंदर धीमी सी स्मेल थी। बंद रूम, पुरानी लकड़ी और सीलन की। कमरा सिंपल था, 2 बेड्स के बजाय। एक पुराना बंक बेड था, साइड में 2 पुरानी टेबल्स, एक अलमारी, एक खिड़की जिसमें से रोशनी कम आ रही थी क्योंकि बाहर की ग्रिल पर मिट्टी जम चुकी थी। मेरा ध्यान सबसे पहले उस बंक बेड पर गया, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे वह सिर्फ एक फर्नीचर ना हो, जैसे उसके आसपास हवा भी थोड़ी अलग हो, जैसे रूम का बाकी हिस्सा अलग हो और वो बंक अलग। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखता रहा। ऊपर वाला बंक खाली था, नीचे वाला भी, लेकिन मुझे पहली नजर में ही ऊपर वाला बेड बिल्कुल पसंद नहीं आया। मां ने बैग खोला, कुछ कपड़े निकाले, कंबल फोल्ड करके रखा, बोतल साइड में रखी, फिर मुझे देखा और कहा, अपना सामान खुद से जमा लेना, सब सीखना पड़ेगा। उनकी आवाज प्यार भरी थी, डांट नहीं। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। पापा ने बस हाथ कंधे पर रखा और कहा, ठीक रहना, किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल करना। फिर वे लोग निकल गए। दरवाजा बंद हुआ और उस एक आवाज के साथ ही रूम की खामोशी अलग हो गई। अभी तक जो रूम बस अजीब लग रहा था, अब वह सच में मुझे महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में अकेला पड़ गया हूं। वो नॉर्मल लोनलीनेस नहीं थी जो हॉस्टल में पहली रात होती है, उसमें कुछ और भी था, कुछ भारी सा, कुछ जो सिर्फ रूम के अंधेरे कॉर्नर्स में महसूस होता है। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन नजर फिर बंक बेड पर जा टिकती। मैं रूम में इधर उधर देखने लगा। अलमारी खोली, टेबल को हाथ लगाया, खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने पीछे मुड़कर दोबारा रूम को देखा और मुझे सच में महसूस हुआ कि रूम का सबसे जिंदा हिस्सा वो बंक बेड है। जितना मैं उसे अवॉइड करता, उतना ही मेरा ध्यान उस पर जाता। मैंने ऊपर वाले बंक की तरफ देखा, खाली। फिर भी मुझे लगा जैसे मैं अकेला उसे नहीं देख रहा।
जैसे कोई और भी मेरे देखने को महसूस कर रहा हो। वो पहला लम्हा था जब मुझे लगा शायद सीनियर्स की बात इतनी मजाक वाली नहीं थी। रात धीरे धीरे रूम पर उतर आई। हॉस्टल में कहीं दूर से आवाजें आ रही थी, किसी के हंसने की, कहीं बाल्टी रखने की, कहीं दरवाजा बंद होने की। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वो सब आवाजें कम होती गईं। थर्ड फ्लोर का कॉरिडोर खाली हो गया। मैं नीचे वाले बेड पर लेट गया। फोन हाथ में था, बस स्क्रॉल कर रहा था, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। सोच रहा था कि शायद ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, लेकिन अंदर कहीं टेंशन अब भी थी। मेरी नजर बार बार ऊपर वाले बंक की तरफ जाती, कभी बिना वजह, कभी बस चेक करने के लिए कि वह अब भी खाली है ना। पता नहीं कब वक्त 2 बजे के करीब आ गया। हॉस्टल अब ऑलमोस्ट बिल्कुल खामोश था। फोन की स्क्रीन की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रूम में और कोई रोशनी नहीं थी सिवाय डोर कॉरिडोर से आ रही हल्की फीकी लाइट के। उस वक्त मुझे पहली बार ऊपर से एक एहसास हुआ, आवाज से ज्यादा एहसास, जैसे कोई वहां हो, जैसे हल्की सी मूवमेंट हुई हो। मैं जमसा गया। धीरे से ऊपर देखा, खाली। मैं कुछ सेकंड तक उसी तरफ देखता रहा, फिर खुद को समझाया दिमाग का खेल है। मैं वापस फोन की तरफ देखने लगा, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज। मैं वापस आ गया हूं। उस एक लाइन ने मेरे अंदर का सारा बैलेंस हिला दिया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने स्क्रीन को दोबारा देखा। शायद प्रैंक हो, शायद किसी फ्रेंड का नंबर हो, शायद रॉन्ग मैसेज। मैंने रिप्लाई किया, कौन? मैसेज भेजने के बाद जो कुछ सेकंड का गैप आया वह बहुत लंबा लगा। मैं स्क्रीन और बंक के बीच फंसा हुआ था। फिर नया मैसेज आया, ऊपर देख। उस मोमेंट पर जो डर महसूस होता है उसे लफ्जों में पूरा बताना मुश्किल है। जैसे बॉडी पहले फ्रीज होती है, फिर अंदर से एक ठंडी लहर गुजर जाती है। मैंने बहुत धीरे से ऊपर देखा। इस बार बंक खाली नहीं था, वहां एक लड़का बैठा था। अंधेरा इतना था कि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि वह सीधा मुझे देख रहा है। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप। उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ प्रेजेंस थी। ऐसी प्रेजेंस जो रूम की सारी हवा खींच लेती है। मेरा गला सूख गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज अटक गई। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मेरा बेड क्यों ले लिया? मैंने घबराकर स्क्रीन और फिर बंक की तरफ देखा, और बंक फिर से खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब मैं जानता था कि हुआ था। उस रात मैंने लाइट बंद नहीं की। मैं सीधा बेड पर बैठा रहा, फोन हाथ में, नजर कभी स्क्रीन पर, कभी ऊपर वाले बंक पर। हर मिनट लंबा लग रहा था। कभी मुझे लगता कि बंक के कोने का अंधेरा शेप बदल रहा है, कभी लगता कि ऊपर से कोई मुझे बस देख रहा है, कभी लगता कि अगर मैं पलक झपकाऊंगा तो वह फिर नजर आ जाएगा। मुझे नींद नहीं आई, बस सुबह का इंतजार हुआ। और जब थोड़ी रोशनी खिड़की से रूम में आई, तब मैंने बिना सोचे सीधा रूम छोड़ा। मैं सीधा वार्डन के रूम में गया। वार्डन उम्र में काफी बड़ा आदमी था। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें थकी हुई, जैसे वह हॉस्टल से ज्यादा चीजें देख चुका हो। मैंने उसे सब बता दिया। अननोन मैसेज, ऊपर बैठा लड़का, मेरा बेड क्यों ले लिया। वार्डन पहले कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुझे देखता रहा। फिर धीरे से उसने टेबल के नीचे से पुराना रजिस्टर निकाला, पेजेस पलटने लगा। उसकी उंगलियों की स्पीड धीमी हो गई, जैसे उसे वह एंट्री याद हो। फिर वह एक पेज पर रुक गया। रजिस्टर मेरी तरफ घुमाया। रूम 307, आखिरी एंट्री, 6 महीने पहले नाम राघव, स्थिति मृत। मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से कुछ खिसक गया। मैंने उससे पूछा, मतलब? वार्डन ने सीधा जवाब नहीं दिया। पहले मुझे देखा, फिर धीरे से बोला, उस लड़के की मौत इसी रूम में हुई थी। रूम का नाम सुनते ही मेरे हाथ फिर ठंडे हो गए। उसने आगे कहा,
उसके बाद यह रूम ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। मैंने तुरंत कहा, लेकिन मुझे तो यही अलॉट हुआ है। वार्डन ने आंखें नीचे करके रजिस्टर बंद किया। हो सकता है गलती से अलॉट हो गया हो। फिर वह रुक गया। उसका चेहरा बदला। या फिर तुम्हें वहां रहने दिया गया हो। उस लाइन के बाद रूम की हवा और भारी लगने लगी। वार्डन कुछ देर तक चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, यह बात ऑफिशियली कहीं लिखी नहीं है, लेकिन पुराने स्टाफ कहते हैं कि जहां हॉस्टल बना है उस जमीन के नीचे पहले कुछ और था। मैं चुप रहा। वह बोलता गया, कंस्ट्रक्शन के वक्त नीचे से पुरानी हड्डियां मिली थीं, कुछ अजीब निशान भी। मैनेजमेंट ने सब चुपचाप हटवा दिया। उसने कहा कि उस दिन के बाद से सबसे ज्यादा अजीब चीजें थर्ड फ्लोर पर होने लगीं, स्पेशली उन रूम्स में दो जो ज्यादा सुनसान रहते थे। धीरे धीरे स्टूडेंट्स ने भी थर्ड फ्लोर अवॉइड करना शुरू कर दिया। बहाने अलग अलग थे। हवा खराब है, वॉशरूम गंदा है, कॉर्नर रूम्स में नेटवर्क नहीं आता। लेकिन असली बात कोई सीधी जुबान में नहीं बोलता था। वार्डन ने मुझे देखा और कहा, यह रूम खाली नहीं होता, बस अपना इंसान बदलता रहता है। उस लाइन ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतार दी। मैंने पूछा, राघव के साथ क्या हुआ था? वार्डन ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, जो लड़के अंदर से कमजोर होते हैं, जो अकेला फील करते हैं, जो डर को अंदर दबाकर रखते हैं, उन पर इसका असर ज्यादा होता है। उसने कहा, पहले एहसास होता है कि रूम में कोई और भी है, फिर आंखों के कोने से कुछ दिखने लगता है, फिर ऊपर वाले बंक की तरफ खिंचाव महसूस होता है, फिर आदमी कहने लगता है कि वह अकेला नहीं है, और कुछ दिन बाद वह उसके साथ चला जाता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि क्यों हॉस्टल बॉयज थर्ड फ्लोर का नाम लेकर धीमी आवाज में बात कर रहे थे। वो रूमर्स नहीं थे, वो वार्निंग थी। वार्डन ने मुझे घूर कर देखा और पूछा, तुम नीचे वाले बेड पर ही सोते हो ना? मैंने हां में सिर हिलाया। वह धीरे से बोला, अच्छा है, क्योंकि जो भी ऊपर सोता है वह ज्यादा दिन नहीं टिकता। मैं उस रूम में वापस नहीं जाना चाहता था। उस वक्त मेरी बस एक ही सोच थी, सामान छोड़ो, रूम छोड़ो, हॉस्टल छोड़ो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात मेरे फोन पर फिर मैसेज आया, वापस आओ। मैंने इग्नोर किया। फिर मैसेज आया, मैं अकेला हूं, और फिर अपनी जगह ले लो। उस मैसेज के बाद मैंने फोन साइड में रख दिया। मैं हॉस्टल के दूसरे रूम में रहने की कोशिश कर रहा था। मैं खुद को समझा रहा था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं पागल नहीं हूं, मैं राघव नहीं हूं। लेकिन रात होते ही एक अजीब चीज शुरू हुई। पहले बेचैनी, फिर रूम 307 का ख्याल, फिर उस बंक बेड का इमेज, फिर एक खिंचाव, जैसे कोई मुझे याद कर रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, वहां तुम्हारी जगह है। मैं जितना रेजिस्ट करता, वह फीलिंग उतनी स्ट्रांग होती गई। और फिर एक वक्त आया जब मैंने खुद को चलते हुए पाया, सीधा आर के कॉलेज हॉस्टल की तरफ, रात के करीब 2 बजे। मैं हॉस्टल बिल्डिंग के सामने खड़ा था। वही बिल्डिंग, वही अंधेरा, वही हवा। लेकिन इस बार मैं मेहमान की तरह नहीं, बुलाए हुए आदमी की तरह खड़ा था। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर स्टेप भारी लग रहा था, जैसे बिल्डिंग मुझे अंदर खींच रही हो। थर्ड फ्लोर पर पहुंचकर मैंने कॉरिडोर में देखा, बिल्कुल खामोश। रूम 307 का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे इस बार उसने मेरा इंतजार किया हो। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। रूम बिल्कुल वैसा ही था, टेबल, अलमारी, खिड़की और वो पुराना बंक बेड। लेकिन इस बार कमरा खाली महसूस नहीं हो रहा था। इस बार मुझे पूरा यकीन था कि मैं अकेला नहीं हूं। मैंने धीरे से ऊपर देखा। वहां कोई बैठा था, अंधेरे में, चुप, सीधा मेरी तरफ। फिर वह धीरे से खड़ा हुआ। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज था, अब तुम्हारी बारी है। 2 सेकंड रुके। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं, या शायद याद है, लेकिन मेरा दिमाग उसे मान नहीं पाता।
अगली सुबह लोगों ने रूम खोला। रूम खाली था। मैं वहां नहीं था। किसी ने मुझे बिल्डिंग से निकलते नहीं देखा। किसी ने मुझे हॉस्टल के बाहर जाते नहीं देखा। बस इतना हुआ कि कुछ दिन बाद हॉस्टल के रजिस्टर में एक नई एंट्री ऐड हुई। रूम 307 नाम, मेरा स्थिति, लापता लोगों ने कहा मैं गायब हो गया। लेकिन कहानी उससे भी ज्यादा बुरी है। आज भी आरके कॉलेज हॉस्टल के 3rd फ्लोर के बारे में स्टूडेंट्स आज भी रीजंस देते हैं कि 3rd फ्लोर पर रूम क्यों नहीं चाहिए। कोई कहता है वॉशरूम खराब है, कोई कहता है लाइट प्रॉब्लम है, कोई कहता है हवा अच्छी नहीं। लेकिन असली बात सब जानते हैं, रूम 307 खाली नहीं है। लोग कहते हैं अब वहां सिर्फ एक नहीं, 2 लोग होते हैं। एक ऊपर वाले बंक पर बैठा होता है और एक नीचे खड़ा होता है, जैसे किसी तीसरे का इंतजार कर रहे हो। कभी कभी रात के 2 बजे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, हम दोनों वापस आ गए हैं, और शायद अगला रूम पार्टनर अभी तक मिला नहीं।